और ट्रांसफरेबिलिटी में कौन सा सेक्शन पढ़ा था हमने? 44। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट जो कंपोनेंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी का, दैट इज व्हाट? कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। ठीक है, ये सारे जितने भी पॉइंटर्स निकल के आ रहे हैं ना, ये सिर्फ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की वजह से निकल के आ रहे हैं। वंस इट इज डिसाइडेड कि कंपनी अलग है तो बस सारे काम कर सकती है जैसा कि एक नेचुरल पर्सन खुद के लिए कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जा सकता है, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, या किसी के साथ गलत हो गया तो वो किसी और के अगेंस्ट में या उसके अगेंस्ट में केस फाइल होगा। एग्जैक्टली सेम टू सेम कंपनी भी अपने नाम पे केस कर सकती है या दूसरे पर्सन कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। अच्छा, मान लो कंपनी में कोई कांड हो जाए, ठीक है, तो केस कंपनी के नाम पे होगा या उसके मेंबर्स के नाम पे? और अगर एक्सक्लूसिवली मेंबर के नाम पे केस हो रहा है तो क्या वो मेंटेनेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो वो केस मेंटेनेबल नहीं होगा। तो एग्जैक्टली व्हाट इट सेज, अ कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर सकता है? कैन sue and be sued in its बात क्यों बोले तो to institute legal proceeding against or to bring a suit in the court of law। तो किसी के भी अगेंस्ट में कोई केस आप फाइल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं? सूट। ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी। अब कंपनी के अगेंस्ट में लेट्स से सपोज करो कि मैंने आपके साथ कुछ चीटिंग की, अज्यूम कर लेते हैं ऐसा, तो किसके नाम पे केस करोगे? मेरे नाम पे करोगे ना, या किसी और के नाम पे करोगे? सही बात एकदम। अच्छा, चिन्मय सर के नाम पे कर दोगे क्या? फ्रॉड किसने किया है? किया नहीं है, ऐसे अजम्पशन है ऐसे कॉन्फिडेंटली आपने ठीक है, तो ऑब्वियसली जो गिल्टी होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो गिल्टी नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी क्यों होगा? अब कांड मैंने किया है और आप चिन्मय सर के अगेंस्ट में केस लगा के बोलो कि इनकी बीवी ने कुछ कांड किया है, तो तो चिन्मय सर क्या बोलेंगे? बीवी से ही बात कर लो, मुझसे क्या बात कर रहे हो फिर? तो ऑब्वियस ही बात है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो कंपनी है वो सेपरेट पर्सन है, कंपनी में नॉन कंप्लायंस हुआ है तो जो भी कुछ केस होगा, ऑल द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी आर टू बी इंस्टीट्यूटेड इन इट्स नेम ओनली। सिमिलरली कंपनी में ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट एनीवन इन इट्स ओन नेम। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी अपने मेंबर्स के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है क्या? कर सकती है, अपने ही मेंबर्स के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग हैं, तो जब कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, तो दो अलग अलग लोग हैं, तो डेफिनेटली इनमें से कोई भी एक गलत कर सकता है। कभी कंपनी गलत कर सकती है तो कभी मेंबर्स गलत कर सकते हैं। मेंबर्स गलत करें तो कंपनी उसके अगेंस्ट में केस करेगी, और अगर कंपनी गलत कर रही है तो मेंबर्स उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अ कंपनी एज अ पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर मे इवन sue ऑन इट्स ओन मेंबर्स। तो इस पूरे एंटायर रामायण की एक ही कहानी है भाई। क्या कहानी? कंपनी सेपरेट है इसलिए अपने ओन नेम में केस कर सकती है, इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है, इवन अपने मेंबर्स पे भी केस फाइल कर सकती है। चलिए अब एक केस है टीवीएस एम्प्लॉय फेडरेशन वर्सेस टीवीएस एंड सन्स लिमिटेड। अच्छा इस केस का स्टोरी सुनो। आप लोगों ने डिफेमेशन सुना है क्या? डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन का मतलब रेपुटेशन को खराब करना। चलो सपोज करो, अज्यूम करो कि मुझे ना एंगर इशू है, अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा है नहीं वैसे, मान लेते हैं। अच्छा मान लो मुझे एंगर इशू है, और एंगर इशू है तो मैं एकदम अचानक से पता नहीं पागल हो जाती हूँ, मेरी बात नहीं मानी, कैसे नहीं मानी, और एकदम आउट ऑफ माइंड हो गया, तो मैंने पिटाई लगा दी दो चार की क्लास के अंदर। और जब मैंने ऐसा कुछ कांड किया तो फोन तो सबके पास है ही, और एकदम वीडियो रिकॉर्डिंग, एकदम इंस्टेंट मोबाइल फोन बाहर निकले और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है कि सोनम मैम इनसेन है ना, बच्चों पे क्रूएल्टी करती है, पिटाई लगा दी, इतनी हिम्मत, ये वो, अब सब जगह ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई, और हर जगह इंस्टा पे, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेसेस है सब पे वो वीडियो वायरल हो रही है। क्या मैं डिफेमेशन का केस लगा सकती हूँ?
है सीरियसली? डिफेमेशन केस लगा सकती हूँ मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ, लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती हूँ? क्या मैं डिफेमेशन का केस लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती? नहीं लगा सकती, क्योंकि वो सच है ना। अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है और वो गलत काम अगर आप बता रहे हो तो डिफेमेशन थोड़ा कर रहे हो भाई। ये तो अवेयरनेस होता है, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मैं बहुत क्रूअल हूं। मेरी बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सच को सच बोलने से डिफेमेशन नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस सपोज, अब सपोज क्या, मैं बिल्कुल क्रूअल हुई नहीं, मतलब पिटाई विटाई तो बहुत दूर की बात है, जोर से चिल्लाना भी नहीं आता मुझे तो, भाई भयंकर गुस्सा उस्सा कर दिया, ऐसे चिल्ला चिल्ली कर दिया, वही नहीं आता मुझे। तो इसका मतलब भाई हम वे वायलेंस वायलेंस में बिलीव नहीं करते हैं, हम मोटिवेशन में बिलीव करते हैं, हम बच्चों से खुद से सेल्फ मोटिवेशन में काम करवाने में बिलीव करते हैं। ना कि पिटाई लगा दी, पिटाई तो मैं अपने बच्चों की नहीं लगाती। तो यहाँ तो बहुत दूर की बात है। अब फिर भी मान लो, अब कोई बच्चा है ना मुझसे नाराज हो गया, किस बात में नाराज हो गया, मैंने क्लास में पूछ लिया, क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, बोला अच्छा इतनी हिम्मत, आपको बताएंगे अब देखना। और फिर आजकल तो एआई का जमाना है ना, एआई का जमाना, और एआई के थ्रू क्या किया गया, मेरी इमेज लगा करके एक किसी और पर्सन के साथ पिटाई करते हुए दिखाया गया, और फिर ये वीडियो ट्रोल हो रही है सब तरफ। अब मैं डिफेमेशन का केस लगा सकती हूँ। नाउ आई कैन फाइल अ केस फॉर डिफेमेशन इन द सिचुएशन, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है रियलिटी वैसा है नहीं, है ना। तो डिफेमेशन का मतलब यही होता है कि आप किसी का नाम खराब कर रहे हैं अननेसेसरली। जैसे आपने ना आजकल देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज के तो कितने भयंकर मीम्स बनते हैं, वीडियोस बनते हैं, क्या जबरदस्त ट्रोलिंग चलती रहती है ना। तो उनके लिए तो इट इज द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना। अभी इलेक्शन आ रहे थे, बिहार इलेक्शन से पहले भाई साहब कांग्रेस ने क्या क्या मीम्स बनाए हैं मोदी जी को लेकर के, कि भाई वो जाग रहे हैं अचानक से और पता नहीं क्या वोट घोटाला कर रहे हो, पता नहीं लोग उनसे आके बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देखे होंगे शायद आपने। दैट इज डिफेमेशन, दैट इज एक्चुअली डिफेमेशन। और इवन बहुत सारे जो आजकल सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल बड़ा ट्रेंड में है ना, तो बिना किसी एविडेंस के अगर आप किसी भी कंपनी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कुछ भी बोल रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस लगा सकता है। ये बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या, ये जो टीवीएस कंपनी है ना, उसके एम्प्लॉयज ने एक वीडियो बनाई। वीडियो किस बारे में, वहां पे फैक्ट्री में जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उन सबको रिकॉर्ड किया उन्होंने कि देखो इतनी खतरनाक सिचुएशन में हमें रखा जा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर पीने का पानी नहीं है ना, मतलब हमें यहाँ पे बहुत ही हैजार्डस सिचुएशन में रखा जा रहा है, और ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग रहेंगे तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, तो ये सेफ नहीं है ये एनवायरमेंट वर्कर्स के लिए काम करने का। और उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके उसके कैसेट्स बना, पहले कैसेट्स चला करते थे, आप लोगों ने शायद देखे हैं या नहीं देखे, आई डोंट नो, देखे हैं सबने? अच्छा, पहले ऐसे कैसेट्स चला करते थे, तो वो कैसेट्स ना पूरे मार्केट में फैलाए जा रहे थे कि टीवीएस में देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो टीवीएस ने अपने एम्प्लॉयज फेडरेशन के अगेंस्ट में केस लगा दिया कि ऐसे कैसे तुम फैला रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो, ये वो। कोर्ट ने बोला भाई सच्चाई तो दिखा रहे हैं, सच्चाई तो दिखा रहे हैं, देयर इज नो मैनिपुलेटिव रिकॉर्डिंग्स, जो एक्चुअल तुम्हारा फैक्ट्री प्रोमाइजेज हैं एज इट इज बिना किसी मैनिपुलेशन के सेम कंडीशंस में अगर शो किया जा रहा है, तो दिस इज नॉट एट ऑल डिफेमेशन। तो आपने यहाँ पे देखा एम्प्लॉयज और कंपनी ये आपस में एक दूसरे पे केस लगा रहे हैं, लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन है, एक तो टीवीएस एम्प्लॉय फेडरेशन है वन ऑफ द पार्टी, और दूसरी पार्टी कौन है, टीवीएस एंड सन्स लिमिटेड है, तो दूसरी पार्टी कौन है, कंपनी खुद है। A company has a right to seek damages where a defamatory material published about it affects its business. Where video cassettes were prepared by the workmen of a company showing their struggle against the company's management, it was held to be not actionable unless shown that the content of the cassette would be defamatory.
The court did not restrain the exhibition of the cassette. तो कोर्ट ने इस कैसेट के डिस्प्ले को रेस्ट्रेन नहीं किया, रोका नहीं. क्यों नहीं रोका? क्योंकि उसमें जो भी कंटेंट था वो जेन्युइन था, सच था, ट्रू एंड फेयर था. यहाँ पे कोई मैनिपुलेटिव एक्टिविटी नहीं हुई थी. Am I clear? तो क्या केस हुआ? टीवीएस एम्प्लॉय फेडरेशन वर्सेस टीवीएस एंड सन्स लिमिटेड का केस है. दिस इज अ केस ऑफ डिफेमेशन. अच्छा, अब इस पूरी एंटायर अमेंड को अगर हम शॉर्ट समरी में लिखना चाहेंगे तो क्या क्या लिखोगे? नंबर 1, कंपनी ओन नेम कैन sue एंड बी sued. ओन नेम कैन sue बी sued, है ना? ये ऊपर वाला पैराग्राफ को बता रही हूं मैं. कैन sue एंड बी sued. इवन sue members also. Even sue members also. तो कंपनी क्या कर सकते हैं? अपने मेंबर्स पे भी केस फाइल कर सकती है. और sue means लीगल प्रोसीडिंग्स. लीगल प्रोसीडिंग. तो उस पूरे पैराग्राफ की बस इतनी सी समरी है. और पहले ये नोट कर लो, फिर आगे केस की समरी कर लेते हैं. देखो, वो कंपनी के अगेंस्ट में ही होगा क्योंकि कंपनी के और मेरे पर भी होगा, है ना? वन ऑफ द पार्टी मैं भी होंगी और वो कंपनी भी होगी, क्योंकि क्योंकि कंपनी के प्रमाइसेस में रह करे. अब जैसे मान लो स्कूल में कोई टीचर कुछ भी कर देता है तो स्कूल को भी वन ऑफ द पार्टी बनाया जाता है ना, क्योंकि मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है ना कि उनके अंडर में काम करने वाले लोग जो हैं, जैसे मेरे पे तो हो गई. और फिर स्कूल अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? टीचर को सस्पेंड. तो भैया स्कूल बच गया, बोले हमने एक्शन ले लिया, हमारी कोई गलती नहीं है ना? अब देखो, अलग अलग टाइप के लोग हैं. कोई ऊट पटांग आदमी आ गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ भी गलत कर दे तो फिर हम क्या करेंगे? टीचर का कोई केस नहीं है, सुसाइड का केस. दैट्स नॉट द केस ऑफ एनी, मतलब कोई कोई भी किसी भी तरीके का कोई हार्श बिहेवियर बाय द टीचर्स नहीं था, या कोई पिटाई वटाई का केस नहीं था. उस मैटर में हम नहीं बोले तो अच्छा है. मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है इस मामले में. देखो, कुछ हद तक स्कूल की जिम्मेदारी होती है, आई अग्री, पर 100% स्कूल की जिम्मेदारी नहीं हो सकती. इसमें कुछ हद तक पेरेंटिंग का भी रोल होता है. आप सोचो कि ठीक है, मेरा बेटा भी उस स्कूल में पढ़ता है और सेम क्लास का है और सेक्शन अलग है बस. बट अब सीन क्या था, अब क्योंकि मुद्दा उठा ही दिया है, अगर किसी बच्चे को बुली किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो बच्चा कंप्लेन करता है. उसने कंप्लेन भी किया. अब जनरली क्या होता है, छोटी छोटी बातें, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो छोटे बच्चों में जनरली आता है. और वो चौथी क्लास का बच्चा है यार, चौथी क्लास का बच्चा. मतलब 4th क्लास के बच्चे के लिए हम दूर दूर तक ये इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि भाई वो ऐसी हरकत भी कभी करेगा, है ना? और फिर उसने अपने पेरेंट्स को भी तो बताया था ना. और पेरेंट्स भी यही सोचते हैं, अरे बच्चे ऐसे लड़ाई कर रहे हैं. मेरे बच्चे भी मुझे बोलते थे, मैं अरे यार तुम लड़ाई झगड़ा मत क्या करो. वो दोनों भाई आपस में इतने लड़ते हैं, सुबह से लेकर रात तक कूटा काटी चलती है उनकी. तो इसका मतलब मुझे थोड़ा लगेगा कि यार सीरियसली ये लोग ऐसा कोई एक्शन लेंगे. अच्छा भाई, मेरे भाई ने मेरी पिटाई लगा दी, मेरी मम्मी ने सुनी नहीं, लो जी अब मैं बताता हूँ. अरे मतलब सोचो आप, वो टेरर हो गए. तो ये इंसिडेंट देख के तो मुझे सदमा लग गया. मैंने कहा ये हो क्या रहा है भाई? मतलब ठीक है, बच्चे को परेशान किया जा रहा था, दैट वाज रॉन्ग, है ना? कंप्लेन किया तो टीचर्स भी ठीक है मत करो ऐसा, ये मत करो. फिर भी वो बच्चे बार बार बुली कर रहे थे, तो क्लास टीचर्स भी एक लेवल तक ही बोल पाती हैं, ज्यादा तो क्या ही बोलेंगे वो भी. फिर उसके बाद पेरेंट्स को भी उसने बताया था, लेकिन पेरेंट्स ने भी बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम बात करेंगे. अरे बंदा टालता है, क्योंकि छोटे बच्चे छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बनाते हैं. अब उस बतंगड़ को वो इस लेवल पे ले जाएगी बच्ची, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था ना. तो इसका मतलब आजकल थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है.
बच्चों में एग्रेशन एक्सट्रीम लेवल का है, गुस्सा ओहो लिमिट के बाहर। मेरी बात नहीं मानी ना, मेरी बात नहीं मानी, अभी बताता हूँ। अरे यार, मतलब आई हैव सीन द वीडियो ऑफ दैट गर्ल, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी फियर के, शी जस्ट जंप डाउन। जनरली कोई बच्चा सोचता है ना, कोई बंदा अगर सोच रहा है कि चौथी मंजिल से कूदना है या कुछ करना है, एक घबराहट होती है ना, डर लगता है, पहले पैर नीचे फिर बाहर पीछे करेगा। नहीं, शी मतलब सेकंड थॉट भी नहीं था उसके दिमाग में। तो एन नंबर ऑफ आसपास, हाँ स्कूल की ये गलती है कि ग्रिल्स होनी चाहिए थे, ये स्कूल की गलती है, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट स्कूल की तरफ से भी था। और पर यहाँ पे मोटिवेशन नहीं था कि भाई ऐसा कुछ कर लो, है ना, गिल्टी माइंड नहीं था। तो गिल्टी माइंड नहीं था तो डेफिनेटली देयर इज नो मेंसरिया, तो नो पनिशमेंट। और ये तो किस्मत अच्छी थी स्कूल वालों की कि सीसीटीवी फुटेज सही चल रही थी वहां पे। कई बार होता है कैमरा खराब हो रहा होता है वो सही था उनका कैमरा, रिकॉर्डिंग मिल गया। नहीं तो आपको पता है जब तक ये रियलिटी नहीं थी, लोगों ने ब्लर कर करके आगे से बच्चे जा रहे हैं तो उनको पता नहीं किसी का सिर दिखाई दे रहा है, धक्का दे दिया, वो पता नहीं क्या क्या स्टोरी फ्रेमिंग भाई साहब सोशल मीडिया पे चल रही थी एक्सट्रीम लेवल की, जबकि छोटे बच्चे ही जा रहे थे आगे। छोटे बच्चे को सोच सकते हैं क्या कि पीछे से कोई कूद जाएगा? आप सोचो, अपनी बिल्डिंग में आप ऐसे नीचे उतर रहे हो, आप सोच सकते हो कि पीछे वाला कोई स्टूडेंट ऊपर से नीचे कूदेगा? कौन सोच सकते हैं ऐसा? ये तो मतलब इमेजिनेशन की बियॉन्ड वाली बात है। खैर एनी हाउ, हमारा कोई मैटर नहीं है इससे, हमें को मतलब नहीं है उस पर जजमेंटल होने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो अथॉरिटीज को सही लगता है वैसा ही करेंगे एट द एंड। चलिए, तो ये कहानी सबको समझ में आ गई है क्या? चलो अभी ये वाला केस ही बता देते हैं, टीवीएस एम्प्लॉय वाला केस। क्या हुआ, तो एम्प्लॉयज ने वीडियो बनाई ऑफ एम्प्लॉयज स्ट्रगल, वीडियो ऑफ एम्प्लॉयज स्ट्रगल अगेंस्ट मैनेजमेंट। तो इसके अगेंस्ट में कंपनी ने क्या कर दिया, एम्प्लॉयज फेडरेशन के अगेंस्ट में क्यों कर दिया, एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो फिर फाइनली जब कोर्ट का डिसीजन आया तो कोर्ट सेड दैट दिस वीडियो इज नॉट डिफेमेशन। नॉट डिफेमेशन, क्यों डिफेमेशन नहीं है? क्योंकि ये ट्रू फैक्ट था, देयर वाज नो, नॉट मिसलीडिंग, इसीलिए नॉट रेस्ट्रेन, नॉट रेस्ट्रेन कैसेट्स या जो भी वीडियो थे उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, नॉट रेस्ट्रेन। वीडियो, अच्छा नॉट डिफेमेशन, नॉट डिफेमेशन। कोर्ट सेड द वीडियो ऑफ द एम्प्लॉयज जो था इट्स नॉट अ डिफेमेशन बिकॉज इट इज नॉट मिसलीडिंग इट, तो इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ रेस्ट्रेनिंग दिस कैसेट। लाइव वाले बच्चों को यहाँ तक डन है? ये मैंने लिखा है नॉट डिफेमेशन, ये नॉट मिसलीडिंग एंड नॉट रेस्ट्रेन। अगेंस्ट मैनेजमेंट, अगेंस्ट मैनेजमेंट, अगेंस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ पूछना है? हाँ बोलो ना। हाँ फेडरेशन, एम्प्लॉय फेडरेशन। इज इट डन? चलो बढ़े आगे, इरेज कर दूं पूरा। इन राजेंद्र नाथ दत्ता वसे शिवेंद्र नाथ मुखर्जी। अब एक दूसरी केस स्टोरी और दे रखी, देख के ऐसे टेरर में आने की जरूरत नहीं है, बच्चों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं। हाँ इसी का केस है ये, ऐसे एक्सप्रेशन चेंज मत करो, अभी शांति से पढ़ते हैं वापस से।
क्या केस है? राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी। केस का नाम बताओ जल्दी से। राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी। ये नाम कहाँ के सुनाई दे रहे हैं? हाँ, वेस्ट बंगाल के, है ना, वहीं के नाम होते हैं ऐसे, मुखर्जी वगैरह। ओके। इन द अबव मेंशन केस it was held that for any wrong done, the company must sue or be sued in its own name. It was observed that as the company's distinct personality, distinct from its shareholder and directors, company if aggrieved, aggrieved मतलब समझते हैं आप लोग? aggrieved मतलब दुखी होना, परेशान होना। तो मान लीजिए कोई गलत काम करेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा? अग्रीव्ड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। बाय सम रॉन्ग डन टू इट बाय एनी पर्सन, तो कंपनी के साथ कुछ गलत हुआ है तो कंपनी अग्रीव्ड है। तो कंपनी अग्रीव्ड है तो कंपनी अपने नाम पे केस फाइल करेगी। इट मस्ट और कॉन्ट्रेरली बी स्यूड इन द नेम ऑफ कंपनी इटसेल्फ, नथिंग न्यू। अभी जो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था एज इट इज सेम टू सेम वापस से रिपीट हुआ। क्या क्या रिपीट हुआ? कंपनी क्योंकि अलग है, मेंबर्स अलग हैं, डायरेक्टर्स अलग हैं, कंपनी के साथ कुछ गलत हुआ है तो कंपनी अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है, या कंपनी ने किसी और के साथ गलत किया है तो दूसरा वाला कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। नथिंग न्यू, रिपीटेड। देन अब केस में क्या हुआ था? इन द रेफर्ड केस a lease deed was executed by the director of the company. लीज डीड समझते हैं? रेंट अग्रीमेंट। लीज डीड क्या होता है? रेंट अग्रीमेंट। कोई प्रॉपर्टी आपने लीज पे ली है तो आप क्या करोगे? लीज डीड बनाओगे, 5 साल की लीज, 10 साल की लीज, ऐसा, विदाउट सील ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के लिए लीज डीड डायरेक्टर ने बनाई और उस पर कंपनी की सील लगी हुई नहीं है। Subsequently, a suit was filed by the director and not the company. और अब लीज डीड कंपनी की है लेकिन केस कौन फाइल कर रहा है? डायरेक्टर। To avoid lease on ground that the new terms had been fraudulently included in the lease deed by the defendant. और डायरेक्टर क्या बोल रहा है कि डिफेंडेंट मतलब ऑपोजिट पार्टी जो है उसने धोखे से कुछ नई कंडीशन एड ऑन कर ली है एंड दे आर नॉट एक्सेप्टेबल कंडीशंस, तो हम इस लीज डीड को नहीं मानते। ऐसा करके उसने केस फाइल कर दिया डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में। किसके नाम पे? डायरेक्टर ने अपने नाम पे केस फाइल कर दी, जबकि लीज डीड थी किसकी? कंपनी की। और केस किसने फाइल किया? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? यहाँ पे गड़बड़ हो गया? कंपनी को वन ऑफ द पार्टी बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था? यस ऑफ कोर्स। देखिए एट द एंड डायरेक्टर सू करता, वो तो सही बात है क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से तो केस नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली डायरेक्टर ही करता। लेकिन डायरेक्टर उसमें कंपनी को भी पार्टी बनाता, तब जाकर के केस सही होता। इट वॉज हेल्ड that a director of the board of directors या managing director could not file a suit unless it was by the company in order to avoid the deed which admittedly was executed by one of the directors and admittedly also the company received the rent। तो देखो प्रॉपर्टी कंपनी की, लीज डीड कंपनी की, रेंट कंपनी को रिसीव हो रहा है, लेकिन केस कौन फाइल कर रहा है? कैसे हो सकता है? गलत बात है ना। The case as made out in the plaint was not made by the company, but some of the directors of the company, and the company was not even a plaintiff. ये plaintiff word सुना है क्या आज से पहले आप लोगों ने? हमने सुना है? What is plaintiff? जो केस फाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? plaintiff। और जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है, डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट। अच्छा, पेटिशनर कौन होता है? पेटिशनर अच्छा, पेटिशनर वर्ड सुना है क्या? सुना तो है सबने। तो who will tell me what is petition? कोई प्लेंटिव जैसा ही होता है? तो फिर डिफरेंस क्या होता है दोनों में? चलो ये बात बिल्कुल सही है कि पेटिशनर और प्लेंटिव दोनों ही होते हैं जो केस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। तो कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट, कंप्लेनेंट होता है। क्रिमिनल में कंप्लेंट होती है, प्लेंट नहीं होती।
चलो सुनो, अगर मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां फाइल होती है पेटिशन, ठीक है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, पेटिशनर। और लोअर कोर्ट में जाता है मामला तो वहां होती है प्लेंट, तो प्लेंट फाइल करने को क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। गॉट इट। होते दोनों सेम ही टाइप के लोग हैं, जो अग्रीव्ड हैं और जो सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहते हैं कोर्ट में जाकर के, बट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अलग अलग है। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो पेटिशनर होंगे, और स्पेशल काइंड ऑफ अगर एनसीईआरटी वगैरह है वहां पे पेटिशन फाइल करनी है तो पेटिशनर होंगे। और अदरवाइज लोअर कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, प्लेंट फाइल की जाती है, तो इसलिए वो पर्सन क्या होता है, प्लेंटिव होता है। गॉट इट। ओके, इस पर्टिकुलर केस में प्लेंटिव कौन था, डायरेक्टर। कंपनी को पार्टी ही नहीं बनाया, तो दैट वाज द मिस्टेक। इफ द कंपनी वाज अग्रीव्ड, तो इट वाज द कंपनी व्हिच वाज टू फाइल द सूट एंड नॉट द डायरेक्टर्स। भाई जिसको दुख होता है वो ही जाएगा ना। चोट मुझे लगी है, हॉस्पिटल आप चले जाओगे क्या? चोट मुझे लगी तो हॉस्पिटल में मुझे जाना पड़ेगा ना। तो भैया परेशान कंपनी है, अग्रीव्ड कंपनी है, एसेट कंपनी की है, इनकम कंपनी की है, और डायरेक्टर अलग क्यों चल रहा है, रेंट नहीं आया, रेंट नहीं आया, कंडीशन गलत है। अरे हद हो गई है यार। डायरेक्टर जा सकता है लेकिन अ कंपनी कंपनी है ना। Therefore, the suit was not maintainable in the eyes of court. तो केस का नाम याद हुआ क्या आप लोगों को? राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी। कोई मुझे इसकी स्टोरी सुना सकता है केस की? वन ऑफ यू? नोबडी? या टूटी फूटी जैसी आती है वैसे सुना दूंगी। वन ऑफ यू सुना सकते हैं? ट्राई करो। हाँ देख के सुना दो। आप बताएंगे? यस यस सर, बोलो बोलो बोलो। कोई नहीं, अरे कोई नहीं, गलत होगा यार, क्या ही फर्क पड़ता है, बोलो। पता है क्लास में बोलने से ना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, और हमें सिर्फ और सिर्फ रट्टू तोता बन के कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनना है, हमें एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी भी बनना है। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। यस, जैसा भी आता है टूटा फूटा, डजेंट मैटर। ठीक है, ठीक है। वैसे कंपनी का देखो, कॉमन सील वैसे तो होना जरूरी नहीं होता, कॉमन सील कंपलसरी नहीं होती, और अगर कॉमन सील होती है कंपनी की तो उस केस में फिर वो जनरली अफिक्स की जाती है। तो ठीक है, वहां पे एक छोटा मोटा फॉल्ट हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता खास, वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट कंपनी की तो लिस्टेड कंपनी की। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा 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 कंफ्यूजन हो गया है। ओके, और कोई ट्राई करेगा या मैं बता दूं? यस यस बेटा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट है। बस इतना सा डिस्प्यूट था यहाँ पे, और कोई ज्यादा खास डिस्प्यूट नहीं था। चलो लिसन, देयर इज अ कंपनी एंड वन इज लेसी। कंपनी कौन है? लेसर। और ये कौन है? लेसी। लेसर लेसी जानते हो क्या? लेसर लेसी, लीज डीड में दो लोग होंगे, एक लेसर होगा एक लेसी होगी। लेसर कौन होगा? जिसकी प्रॉपर्टी है, ओनर। और लेसी कौन होगा? जिसने रेंट पे ली है प्रॉपर्टी, टेनेंट। टेनेंट समझते हो ना? तो टेनेंट है। अच्छा लिसन लिसन केयरफुली। सबसे पहले कंपनी जो लेसर था उसने क्या किया, यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टी थी
उसको लीज पे दिया, तो लीज डीड बनाई गई थी और ऑब्वियसली कंपनी के डायरेक्टर्स ने लीज डीड एग्जीक्यूट करवाई है, तो लीज डीड एग्जीक्यूटेड बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अच्छा, अब क्या हुआ, लेसी जो है लेसी, उसने लीज डीड की कंडीशंस में हेरफेर कर दी, ऑल्टर्ड कंडीशंस फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली, अब फ्रॉडुलेंटली यहां पे जैसे कंडीशंस चेंज हुई तो डायरेक्टर से बोलो ये ऐसे कैसे कर सकता है, तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, डायरेक्टर्स ने इस लेसी के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया, सूड लेसी, सूड लेसी, और इस सू में कंपनी वॉज नॉट द पार्टी, कंपनी वॉज नॉट पार्टी, मतलब कंपनी को पार्टी बनाए बिना डायरेक्टर ने अपने नाम पे इस डिफेंडेंट मतलब लेसी के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। तो जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट सेड केस क्या है ये, नॉट मेंटेनेबल, दिस केस इज नॉट मेंटेनेबल, दिस केस इज नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि बिकॉज रीजन क्या था, रीजन हाँ, और कंपनी नहीं है पार्टी, रीजन कंपनी इज नॉट वन ऑफ द पार्टी। So this is the story of this case. राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, ठीक है ना। लाइव वाले बच्चों को ऑल सेट, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? okay. अभी डन है सबको, ऑल सेट? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो? नथिंग। देखो सिंपल है, एक एक चीज ध्यान रखो, कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, बस ये पॉइंट समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आएगा। आप ही समझो जब कंपनी अलग है तो कंपनी के एसेट्स अलग है, कंपनी के राइट्स अलग है, कंपनी की लाइबिलिटीज अलग है, तो कंपनी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से ही केस फाइल करेंगे, कोई और थर्ड पार्टी आकर के कंपनी के लिए केस फाइल नहीं कर सकता, राइट? इन दिस सिचुएशन asset was related to the company leased out that asset and the lessee made some alterations in the conditions of the lease, और जब उसमें ऑल्ट्रेशन हुए फ्रॉडुलेंटली तो डायरेक्टर्स ने कोर्ट में जाकर के लेसी के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। भाई जब प्रॉपर्टी कंपनी की है तो कंपनी के नाम से केस होना चाहिए था ना, डायरेक्टर कैसे आगे उठ करके? तो कोर्ट सेड इन दिस सिचुएशन दिस केस इज नॉट मेंटेनेबल क्योंकि कंपनी इज नॉट वन ऑफ द पार्टी। नाउ ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए कौन कौन से दो केस पढ़े हमने अभी इसमें? टीवीएस एम्प्लॉय फेडरेशन वर्सेस टीवीएस एंड सन्स लिमिटेड, ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी, ऑल डन है, फाइन। अब मैं नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज, अच्छा ये इलस्ट्रेशन कुछ रेलेवेंट नहीं है, सेम वही चीज है। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। आपको पता है सिटीजन कौन हो सकते हैं? नेचुरल पर्सन। सिटीजन सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकते हैं? आपको पता है वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास, नेचुरल पर्सन के पास। अगर बाई चांस कंपनी को सिटीजन बना देते हैं लोग तो भाई साहब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इतनी कंपनियां बनवाते हैं, इतनी कंपनियां बनवाते हैं कि इसकी लिमिट नहीं होती है ना। और जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी ज्यादा कंपनी बनाती वही जीतती, वही जीतती है ऑब्वियसली। जिसने 100 करोड़ कंपनियां बनवा दी, 100 करोड़ वोटकास्ट उनके फेवर में, तो लफड़ाई हो जाता है, कांड हो जाता है, डेमोक्रेसी की बैंड बज जाती है। तो अभी
डेफिनेटली कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, सिटीजन वाले राइट नहीं होंगे। तो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट हैज नेशनैलिटी। आपको पता है इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी ऐसे होती है ना, नेशनैलिटी है और नेशनैलिटी के बेसिस पे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक स्टोरी सुनाऊंगी। अभी हम स्टोरी देखते हैं सबसे पहले। ये जो हमारी स्टोरी है, इस स्टोरी के बारे में हम पहले समझते हैं, बाद में आपको केस लॉ समझ में आएगा। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, आपने इन पर्सनालिटी को देखा है पहले? फोटो देखी इनकी, इंदिरा गांधी। अच्छा, अभी क्या स्टोरी है, ये उस टाइम की बात है जब इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अच्छा, उस टाइम पे जब कांग्रेस पार्टी जो है उसमें बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद वैसे तो और भी बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे जिनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी वो बन गई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। देखा जाए तो एक तरह से डेमोक्रेसी का मर्डर है ये, एक तरह से, है ना। मतलब आपने यहाँ पे नेपोटिज्म करवाया है ना, कि भाई पिताजी मर गए तो बेटी को प्राइम मिनिस्टर बना। ये कौन सी बात है भाई? भाई पिताजी अगर टैलेंटेड है तो बेटी बेटी भी उतनी टैलेंटेड होगी, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। मतलब डेमोक्रेसी क्या बोलती है, सब लोगों की कंसेंट से प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। बट उस वक्त इंदिरा गांधी ने पैंतरा खेला और खुद को प्राइम मिनिस्टर बनवा लिया। अब क्योंकि कांग्रेस की लीडर बन गई है और प्राइम मिनिस्टर बन गई है, तो कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डिस्प्यूट बहुत ज्यादा आने लग गए थे और उसकी वजह से इंदिरा गांधी को अच्छे से पता था कि नेक्स्ट इलेक्शन में वापस नहीं आ पाऊंगी। तो उनको ये लग रहा था कि एनी हाउ मुझे अपनी इंपॉर्टेंस बनानी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को लीड करना पड़ेगा और मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि समहाउ मैं उतनी टैलेंटेड हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हूँ और साथ ही में कांग्रेस की लीडर भी बन सकती हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली शो ऑफ बहुत होता है पॉलिटिक्स में, दिखाया ज्यादा जाता है, इंटेंशन चाहे कुछ भी हो भगवान जाने, लेकिन शो ऑफ बहुत किया जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अच्छा, अब अभी रिसेंट सरकार क्या कर रही है, हर चीज प्राइवेटाइज कर रही है, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। और उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन, है। हर सरकार का अपना अपना एक फंडामेंटल होता है, कुछ भी करना होता है मतलब लोगों को दिखाना होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। अब नेशनलाइजेशन का मतलब समझते हो, जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनको सरकारी बैंक बना देंगे। किसके कंट्रोल में आ जाएंगे वो? गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएंगे, राइट है। अच्छा, लेकिन अगर आप एक चीज बताओ, किसी प्राइवेट बैंक को आप एक्वायर करते हो तो क्या उसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? लेकिन उस टाइम पे तो हमारे देश की हालत बहुत ही खतरनाक थी, क्रिटिकल सिचुएशन, फंड वंड कुछ थे नहीं, कंसिडरेशन पेमेंट करने के कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी नेशनलाइजेशन अनाउंस हुआ। अच्छा, अब क्या क्या पॉलिटिक्स थी इसके पीछे? नंबर वन, इंदिरा गांधी सेड कि भाई जितने भी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, वो अपने मनमाने ढंग से लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मनमाने ढंग से लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और मनमाने ढंग से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन दे रहे हैं जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी है। जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है उनको लोन ही नहीं मिल रहा, लाइक फार्मर्स। तो फार्मर्स मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को अगर मुझे प्रमोट करना है तो उनको तो लोन ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही कंटिजेंट है। आज तक भी हमारे देश में फार्मिंग इज वेरी कंटिजेंट प्रोफेशन, बिजनेस जो है हमारा सबसे ज्यादा कंटिजेंट है, मॉनसून पे डिपेंडेंट है एवरीथिंग। सुन लिया सबने? यहाँ तक की स्टोरी सबको समझ में आ गई? अब इन्होंने बोला इक्वल डेवलपमेंट करना है, हर सेक्टर को बढ़ाना है, हर सेक्टर को सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना है, प्लस कुछ सेलेक्टेड लोग पैसा लेके फरार ना हो जाएं, उसके लिए बैंक्स को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इंदिरा गांधी सेड कि हमें नेशनलाइजेशन तो कराना ही होगा। नीड समझ में आ गई? जो पब्लिकली बताई गई इंटरनल नीड तो कुछ और ही थी। इंटरनल नीड क्या थी?
कि भैया लोगों में एक सेंटिमेंट क्रिएट करना कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है, देखो फार्मर्स के बारे में हम सोचते हैं, हम तुम्हें सस्ते रेट पे इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेंगे एंड सो ऑन, तो इसलिए हमने नेशनलाइजेशन किया है। तो दिखावा तो यही किया जा रहा था, लेकिन एट द एंड इनको खुद को सत्ता में बने रहना था, खुद को प्रूव करना था, एनी किसी भी तरह से कांग्रेस की लीडरशिप चाहिए थी, राइट। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, आपको पता है एक्ट पास करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाउसेज में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट के दोनों, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे मिस्टर वीवी गिरी, वीवी गिरी। तो ही हैड अ वेरी गुड कनेक्शन विद वीवी गिरी। चैट थे वीवी गिरी इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी बोलते दिन तो दिन, रात है तो रात, है ना, एकदम प्रॉपर सेटिंग। तो वीवी गिरी जो थे, उनका रिटायरमेंट ड्यू था 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? और इंदिरा गांधी वाज लाइक यार अगर 2 दिन मैंने यूटिलाइज नहीं किए और गलती से कोई और प्रेसिडेंट आ गया, साइन नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात, अभी चल रही थी पार्लियामेंट की छुट्टियां, वेकेशन, और वही 1-2 दिन बाद पार्लियामेंट का हाउस ओपन होने वाला था, और अगर हाउस में मामला चला गया तो राज्यसभा तो छोड़ो, लोकसभा की भी परमिशन नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से कांग्रेस की लीडर्स ही ये नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी कुछ भी करें। इंदिरा गांधी ने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, एक्ट तो पास नहीं करा पाएंगे, तो क्या पास करा दिया? ऑर्डिनेंस। क्या पास करा दिया? आपको पता है ऑर्डिनेंस क्या होता है? इमरजेंसी में जब पार्लियामेंट के सेशंस की छुट्टियां चल रही होती हैं और उस वक्त लगता है कि कोई लॉ पास करना बहुत जरूरी है, तो पार्लियामेंट के सेशंस का वेट किए बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट से ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड, और फिर ऑर्डिनेंस को बाद में पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब बात तो बात होती, एक बार कोई चीज चेंज हो जाती है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली वो वापस से रीचेंज नहीं की जाती। अगर एक बार उन्होंने क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, सब कुछ चीजें चेंज कर दी, तो पार्लियामेंट में फिर से उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है। तो इंदिरा गांधी वॉज वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड शी न्यू कि सही मौके पे सही चौका कैसे लगाना है, और यूज दैट टाइम, मतलब 1-2 दिन का टाइम इतना क्रूशल था उनके लिए। इन्होंने वीवी गिरी जो थे उनके कंसेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस बना दिया, और उस ऑर्डिनेंस के चलते देश के 14 कमर्शियल बैंक्स जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ था मिनिमम, उनका नेशनलाइजेशन कर डाला। बट एक बहुत बड़ी समस्या, गहन समस्या, एक्सट्रीम लेवल का प्रॉब्लम, पता है क्या? पैसे कैसे देंगे? बड़ी बड़ी डींगे तो हाँक दी, हम नेशनलाइज कर रहे हैं, बैंकों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये वो, अब कंसिडरेशन तो है ही नहीं। पता है व्हाट दे डिड? उन्होंने बोला हम 10 साल बाद पेमेंट करेंगे। व्हाट दे सेड? हम एक्वायर तो आज कर रहे हैं, पेमेंट कितने साल बाद करेंगे? यार ये मजाक है बहुत बड़ा। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही थी यहाँ पे, और ये बात मिस्टर आरसी कूपर को बिल्कुल समझ नहीं आई। आरसी कूपर ने बोला यार ये क्या नाटक है, ये क्या ड्रामा है तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये तुमने जबरदस्ती मेरे असेट एक्वायर कर ली, चलो ठीक है मान लिया, वैसे तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ करता था, तो सरकार के पास भी असेट एक्वायर करने का राइट था नहीं। फिर बाद में इस केस के बाद ही वो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया, और उसके बाद सरकार के पास एक्विजिशन का राइट तो होता ही है, बट फिर उसके लिए कंसिडरेशन भी तो देना पड़ेगा। भी आपने असेट भी एक्वायर कर ली, प्लस आपने कंसिडरेशन भी नहीं दिया, ये गलत बात, एकदम गलत बात। और आरसी कूपर कौन थे? ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज शेयर होल्डर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर होल्डर हैं, और साथ ही में कौन है? ये डायरेक्टर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। इन्होंने एक और बात बोली कि जो जो बैंक्स के टॉप डायरेक्टर्स हैं या टॉप एम्प्लॉयज हैं उन सबको हम रिट्रेंच कर देंगे, हटा देंगे, उनकी जगह पे नया स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा, है ना। लोअर लेवल पे सारा स्टाफ सेम रहेगा, उनमें कोई रिट्रेंचमेंट नहीं होगा, लेकिन जो अपर लेवल के जितने भी डायरेक्शनल लेवल पे जितने भी स्टाफ होते हैं उन सबको चेंज किया जाएगा, क्योंकि हमें अपना कंट्रोल चाहिए, वो लोग अपनी मनमानी चलाएंगे, ये नहीं चलेगा। तो आरसी कूपर सेड ठीक है,
यू डोंट वांट टू कंटिन्यू मी एज अ डायरेक्टर, दैट्स ओके, इट्स योर कॉल, आपकी मर्जी, आपकी कंपनी है, आप डायरेक्टर अपॉइंट करो ना करो, आप मुझे मैनेजर रखो ना रखो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब तुमने मेरे शेयर एक्वायर किए हैं, कंसिडरेशन देना पड़ेगा ना। तो आपको यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया? यूनियन ऑफ इंडिया सेड कि हमने नेशनलाइजेशन बैंक का किया है। क्या किया है? बैंक अलग है, आप अलग हो, आप कौन हो केस फाइल करने वाले? सेपरेट लीगल एंटिटी का रेफरेंस यहां पे यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला, भाई हमने बैंक को एक्वायर किया है, और जब बैंक को एक्वायर किया है तो बैंक को परेशानी नहीं है, तो तुम्हें क्यों है परेशानी? आप क्यों आ गए खामखा? अगर केस फाइल करना ही था तो यूनियन बैंक को करना था, आप एज अ शेयर होल्डर केस फाइल नहीं कर सकते। मतलब सोलोमन का केस ज्यादा पढ़ लिया था यूनियन ऑफ इंडिया ने, सेपरेट लीगल एंटिटी कैन sue and be sued, है ना। देखो अब मैं ना वापस से यहाँ पे, अब यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट हो रही है। मिस्टर आरसी कूपर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये 4 क्वेश्चन अराइज किए। पहली बात, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि ऑर्डिनेंस पास करना पड़ गया? जब 2 दिन बाद पार्लियामेंट के सेशन खत्म, मतलब छुट्टियां खत्म हो ही रही थी, तो 2 दिन बाद क्यों नहीं इन्होंने एक्ट पास कराया? क्वेश्चन मार्क, कि भैया ये ऑर्डिनेंस ही वॉइड है, ऐसा बोलना चाह रहे थे आरसी ऊपर। दूसरा, इन्होंने बोला कि आर्टिकल 19(1)(f जो गारंटी करता है इंडियन सिटीजन को अ राइट टू एक्वायर एंड होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, आपने उसका वायलेशन, सरासर वायलेशन है, आपने मेरे से जबरदस्ती मेरी एसेट एक्वायर कर ली। दूसरा, देन राइट टू प्रॉपर्टी का आपने वायलेशन किया है, एंड फोर्थ राइट टू इक्वालिटी का आपने वायलेशन किया है। इक्वालिटी क्यों लगा दिया? क्योंकि सिर्फ 14 बैंक की क्यों, सारे क्यों नहीं है? फिर इतना महान बन रहे हो, है ना, सबको इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूरा सेगमेंट डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रमोट, भाई इतनी बड़ी बड़ी डींगे फेंक रहे हो, सारे बैंक को नेशनलाइज कर लेते ना, भाई 14 बैंक ओन। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एलिगेशन आरसी कूपर ने किस पे लगा दिया? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, दैट इज व्हाट, यूनियन ऑफ इंडिया। और उनके सारे एलिगेशंस पे यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सरकार ने क्या जवाब दिया? वाह, बैंकिंग कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट हैज नो फंडामेंटल राइट। और आप क्यों आ गए यहाँ पे राइट मांगने के लिए? क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, और जब सिटीजन ही नहीं है तो फंडामेंटल राइट किसको मिलते हैं? सिटीजन। कंपनी को कैसे मिलेंगे? और अगर मिलते भी हो तो तुम कौन? सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी खुद आके केस फाइल करेगी? तो जैसे उन्होंने ये जवाब दिया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो फटकार लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट की, चोरा तुम फालतू बातें मत करो यहाँ पे बैठ करके। और उन्होंने क्या क्या जवाब दिया यहाँ पे सुनो। पहली बात उन्होंने बोला कि क्या यहाँ पे लॉ का वायलेशन हुआ है, तो दे सेड कि नहीं, ये लॉ का वायलेशन नहीं है, इमरजेंसी को डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे, और क्योंकि उस वक्त सेशंस की छुट्टी चल रही थी तो उस वक्त ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, वैलिड। लेकिन क्या आर्टिकल 19 का वायलेशन हुआ? यस। क्या आर्टिकल 31 का वायलेशन हुआ? यस। क्या इक्वालिटी का 14 का वायलेशन हुआ? यस। इन सब का वायलेशन हुआ है, और आप कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो। अब एक चीज बताओ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स को कंसिडरेशन ना दे आज, तो क्या बैंक अपने शेयर होल्डर्स को कंसिडरेशन दे पाएंगे? तो अंतपंत इन सारी लड़ाई झगड़े में कौन सफर होएगा? सिटीजन ऑफ इंडिया। होगा कि नहीं होगा? और क्या सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट है या नहीं? ऑफ कोर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इन दिस केस कि अगर किसी भी मामले में मेंबर्स का फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है, तो उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को भी फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे। इवन दो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, इन जनरल कंपनी के पास कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, बट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स कंपनी को फंडामेंटल राइट देना मजबूरी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट किस पे पड़ने वाला है? मेंबर्स पर ही पड़ने वाला है। एम आई क्लियर?
गया दिमाग में या पूरा बाउंस भाग गया? आया कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा? व्हाट कोर्ट हेल्ड? Company does not have fundamental right, but if that thing is happening with the company directly affect the directors or shareholders of the company, then it is violation of fundamental rights and petition can be filed. अच्छा, ये आपके ना मॉड्यूल में इतना बड़ा नहीं दे रखा है, ये मुझे स्टोरी बतानी पड़ी क्योंकि इसमें डायरेक्ट कंक्लूजन दे दिया ये दे रखा है कंक्लूजन मॉड्यूल में, बट इससे आप पूरा केस समझ ही नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है। अब वापस से स्टोरी सुन लो, मैं जल्दी से रिकैप कर रही हूँ। सबसे पहली बात, इंदिरा गांधी ने क्या किया? नेशनलाइजेशन किया। कितने बैंक्स का? 14। और कौन से बैंक्स लिए जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ मिनिमम था, उनका नेशनलाइजेशन अनाउंस किया। और व्हाट दे सेड कि भाई नेशनलाइजेशन करना है तो इमीडिएटली करना है, इसीलिए उन्होंने वीवी गिरी जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उनसे क्या पास करा लिया? ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस पास करा लिया कब? जब पार्लियामेंट के हाउसेस के वेकेशन चल रहे थे एट दैट टाइम, राइट? अच्छा, ऑर्डिनेंस पास हो गया। व्हाट दे सेड, कंसिडरेशन पेमेंट के लिए है ही नहीं हमारे पास, तो हम पेमेंट करेंगे बाद में। तो इन सबसे नाराज होकर के आरसी कूपर ने कहाँ केस फाइल कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस फाइल कर दिया। क्या क्या एलिगेशन लगाए? नंबर 1, क्या ये ऑर्डिनेंस वैलिड है या नहीं है? पहली बात तो वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस को लेकर के ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेज हो गया। दूसरा, इन्होंने बोला यार आपने आर्टिकल 19 का वॉयलेशन कर रहे हो, आर्टिकल 31 का वॉयलेशन कर रहे हो, आर्टिकल 14, सारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रहे हो, आप ये कर नहीं सकते। आप जबरदस्ती प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी एक्वायर किए तो कंसिडरेशन आपको देना पड़ेगा। इक्वालिटी क्यों नहीं किया? सारे के सारे बैंक्स नेशनलाइज क्यों नहीं किए? तो यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्डेड, company is an artificial person, separate entity, artificial person is not having fundamental right, constitutional rights किसके होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के होते हैं, और कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। और दूसरी बात कि क्योंकि कंपनी सेपरेट एंटिटी है तो अपने हक के लिए कंपनी आए, यू आर द मेंबर, आप क्यों आए हो? ये रिस्पॉन्ड था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई चुप रहो, तुम तो सेंट्रल गवर्नमेंट होके ऐसे उठपटांग काम कर रहे हो। अच्छा, ऑर्डिनेंस का तो वैलिडिटी है मान लिया, बट हाँ आर्टिकल 19 का वॉयलेशन है, 13 का भी है, 31 का भी है और 14 का भी है, तीनों आर्टिकल्स का वॉयलेशन हुआ है। तो क्यों वॉयलेशन है? क्योंकि आपने इक्वालिटी नहीं किया, आपने अनऑथराइज वे में एक्सेस एक्वायर किया प्रॉपर्टीज का, और प्लस आपने क्या नहीं दिया? कंसिडरेशन भी नहीं दिया। तो भाई कंपनी के वैसे तो फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, बट अगर किसी भी एक्ट से मेंबर्स के फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो वो तो हमें इंश्योर करने ही पड़ेंगे। तो मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए अगर कंपनी को कुछ फंडामेंटल राइट देने पड़े तो देंगे। इसीलिए कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट हैज नेशनैलिटी, और नेशनैलिटी होने की वजह से इट विल हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट। And the name of case is what? RC Cooper versus, चलो आज हमने 3 केस पढ़े है ना, वापस से केसेस के नाम रेफर करेंगे। नंबर 1, TVS एम्प्लॉय फेडरेशन वर्सेस TVS एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये जो कंपनी था इस केस में कौन सा वाला था? जल्दी बताओगे कौन सा केस था ये? डिफेमेशन। वीडियो कैसेट्स बनाए थे और कोर्ट ने रेस्ट्रेन नहीं किया क्योंकि ट्रू फैक्ट्स थे, ठीक है। दूसरा केस कौन सा? नाथ दत्ता वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी, लीज डीड का केस था। कंपनी के नाम पे थी असेट और डायरेक्टर ने अपने नाम पे डिफेंडेंट के अगेंस्ट में केस लगा दिया था। केस वाज स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड क्योंकि कंपनी शुड हैव बीन वन ऑफ द पार्टी। एंड थर्ड केस इज वन, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आज तक सबको समझ में आया? दिस वॉज द कंक्लूजन दैट जो आर्टिकल ये आपने वॉयलेशन किया था इन सबको अब आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद तो आर्टिकल 31 तो हटा ही दिया कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड देन इसके बाद उनको बोला कि आपको इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ेगा, तो उन्हें समहाउ पेमेंट करने के डायरेक्शन इशू किए, तो उनको अरेंज करना पड़ा पेमेंट। अब इक्वालिटी में सारे बैंक्स को नेशनलाइज नहीं कर सकते थे, इतना फंड नहीं था, तो फिर वहां पे उनको रिलैक्सेशन दे दिया, पर ठीक है जो बैंक्स एक्वायर किए एटलीस्ट उनको पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल सेट? कोई शक? सबने सुना? पक्का? पूरा? ऐसा कोई है जो सुन नहीं रहा था? कुछ तो थे।
कुछ तो थे जो सुन नहीं रहे थे, हमने सुना है? पूछ लूं मैं किसी से, पूछ लूं? अब हंसी आ गई पूछो मत बस हमने सुन लिया, बस वहीं तक दी एंड कर दो। चलिए एनी हाउ, नो प्रॉब्लम। जहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया है, जितने सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें पाइल्ड अप नहीं करना है कोर्स को, हमें साथ के साथ निपटाते जाना है। तो वैसे तो मैं खुद ही क्लास में इतनी बार रिवाइज करवाती हूँ, बट स्टिल घर पे जाकर के हार्डली 5 मिनट लगते हैं, बिना देखे ना रिकैप कर ले। अच्छा आज कंपनी लॉ की क्लास थी, उसमें मैम ने ये पढ़ाया, कर सकते इतना सा काम। हाँ, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिकॉलिंग, सही बता रही हूँ आपको। देख देख के पढ़ना इज नॉट अ गुड वे। देख देख के पढ़ने से लगता है याद हो गया, बट एक्चुअली वो याद नहीं हुआ होता है। फर्स्टली बिना देखे रिकॉल करने का ट्राई करेंगे, और जब अटक जाएंगे, याद नहीं आ रहा है, तब नोट्स खोल के देखेंगे कि क्या पढ़ा था हम, और फिर अगेन बुक बंद करके बिना देखे इतना फास्ट रिकैप करोगे, आपको लगेगा मजा आ गया पढ़ाई करने, और नींद भी नहीं आई। राइट, दिस इज द बेस्ट वे। कितने लोग हैं जो देख देख के पढ़ते हैं? मोस्ट लाइकली सभी ऐसे पढ़ते हैं, देख देख के पढ़ते ही नहीं है हाँ, हाँ, ये सबसे वैसा पढ़ते ही नहीं हम तो छोड़ो, क्या देख देख के, क्या बिना देखे देखे। हाँ, बट हाँ, जो भी नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सिंसियरिटी लेके आएंगे। देखो अभी मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में, अरे यार अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है, अब कौन दे रहे यार एग्जाम में, पढ़ लेंगे अभी क्या ये, बट ये कब दिन खत्म हो जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अभी से काम स्टार्ट कर दोगे अपना, तो बर्डन नहीं रहेगा। और अगर 20-25 दिन बाद जागोगे तो बहुत सारा कोर्स हो चुका होगा। राइट, ओके, थैंक यू सो मच।